हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर जो भी हो, और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2021 का 2011 का क्वेश्चन बैंक। और इसमें हम लाइट और लॉजिक गेट के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड लॉन्ग क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे। लॉन्ग एंड जो हमारे पास 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं उनका मैं डिस्कशन बस समझा देता हूँ कि वो क्वेश्चंस आपके नोट्स में है कि नहीं, आपने पढ़ा है कि नहीं, आपने टेस्ट में दिया कि नहीं। बट सारे ऑब्जेक्टिव का मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि जो चैप्टर से पढ़ा दी गई है, जिनसे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए चीज़ों को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2011 में लाइट के क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, बोलता है एन अपूर्णांक वाली शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी का समतुल्य निर्वात में कितना मान होगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि मान लिया जाए कि ये जो इसका थिकनेस है टी, ठीक है, और इसमें पहले था हवा, एयर है, और इससे जब लाइट पास करती है तो इसके पथ की लंबाई कितना हुआ जनता, टी हुआ। यानी पथ की लंबाई मतलब इससे जब ये पास करती है, एयर से पास करती है, तो कितना डिस्टेंस कवर करती है, टी डिस्टेंस कवर करती है। सेम लाइट को हम करने क्या वाले हैं, सेम लाइट को अब हम यहाँ पर ग्लास रख देते हैं या कोई ऐसा मीडियम रख देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और यहाँ से जब लाइट पास करती है, दिस इज द लाइट, प्रकाश इससे पास करती है, इससे पास करती है, तो बोलता है पथ की लंबाई कितना होने वाला है। तो पथ की लंबाई का फॉर्मूला आपको पता होगा। तो देखिए हमने क्या बोला था, अगर यह थिकनेस हवा में टी था तो इस पथ की लंबाई, यहाँ से यहाँ की लंबाई ए से बी, अगर यहाँ बात करते हैं ए से बी, तो यहाँ पथ की लंबाई डायरेक्ट लिखेंगे। पथ की लंबाई का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू टी। म्यू मतलब माध्यम का अपूर्णांक और टी मतलब दूरी। तो थिकनेस, उसकी लंबाई, चौड़ाई कितनी है। तो देखिए हवा का अपूर्णांक 1, तो यहाँ पथ की लंबाई तो टी हो जाएगा, ठीक है। पथ की लंबाई अगर बात करते हैं तो दैट इज टी, बट यहाँ बात करते हैं पथ की लंबाई, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा पथ की लंबाई। और ऐसे फॉर्मूला भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, पथ की लंबाई माध्यम का अपूर्णांक अगुने थिकनेस, तो म्यू इंटू टी। ओके क्या, तो दिस इज म्यू इंटू टी एंड दिस इज कितना, टी। ओके क्या, अब पथ की लंबाई में अंतर भी पूछ सकता है कभी कभी एग्जाम में, तो म्यू टी माइनस टी कर देंगे, यहाँ से टी कॉमन ले लेंगे, तो म्यू माइनस 1 इंटू टी, दिस इज कॉल्ड पाथांतर। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पाथांतर भी एग्जाम में पूछ देता है कि पाथांतर बताइए कितना होगा। तो हम कुछ नहीं करने वाले, जैसे ही हमसे पाथांतर पूछेगा तो पाथांतर मतलब माध्यम में पथ की लंबाई माइनस हवा में पथ की लंबाई। हवा में पथ की लंबाई तो जितनी होती वही होती है, और माध्यम में पथ की लंबाई बढ़ जाती है। दिस इज म्यू इंटू टी। म्यू मतलब माध्यम का अपूर्णांक इंटू थिकनेस, तो यह पथ की लंबाई माध्यम में, यह पथ की लंबाई हवा में, दोनों का अंतर भी पूछे तो पाथांतर भी बता देंगे। ऐसे यहाँ पर पथ की लंबाई पूछा है तो आंसर हो जाएगा, अपूर्णांक एन है तो एन इंटू टी। आगे चलते हैं, लाइट के क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ लाइट के क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वेरी सिंपल, इनफाइनाइट होती है, बताने की जरूरत नहीं है। लेंस का मात्रक होता है डायप्टर, ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, सब लाइट के क्वेश्चंस नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक कथन टाइप वाले क्वेश्चन में। कथन टाइप वाले क्वेश्चन में 15 नंबर लाइट का है, कहता है कि प्रकाश किसी समरूपीय माध्यम में सीधी रेखा में गति करती है। तो बिल्कुल ये लाइट की प्रॉपर्टी है, आपको पता है, एक समान माध्यम में और समांगी माध्यम में प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है। दूसरा पॉइंट करता है कि विवर्तन में बिना माध्यम परिवर्तन के ही प्रकाश की दिशा बदल जाती है। भी सही है, क्योंकि मैंने बताया था विवर्तन मतलब शार्प टर्न, कोने, या किसी भी वस्तु की बनावट इस तरह से है कि वहां पर कहीं कॉर्नर है, कहीं पर नुकीला भाग है, कहीं पर कह सकते हैं शार्प टर्न है जनता। तो शार्प टर्न होने के कारण क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही आपको शार्प टर्न देखने को मिलेगा तो वहां पर प्रकाश क्या हो जाती है, वहां से विचलित हो जाती है और कहाँ जाती है, परछाई वाले भाग में, साइड वाले रीजन मुड़ जाती है, और इसी को हम लोग विवर्तन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि विवर्तन प्रकाश से संबंधित ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश बिना किसी माध्यम परिवर्तन के भी अपने रास्ते से मुड़ जाती है, इसको विवर्तन कहते हैं। अब है कि दोनों कथन सत्य है, कथन 1 भी सत्य है, कथन 2 भी सत्य है, बट ये भी ध्यान रखना है कि क्या दोनों में कोई संबंध है। जैसे पढ़ें, प्रकाश किसी माध्यम में सीधी रेखा में गति करती, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ माध्यम की बात करता है और यहाँ माध्यम की बात नहीं करता है, देख लीजिए, बिना माध्यम के। तो इन दोनों में कोई संबंध नहीं। और ऐसे कभी भी ऐसे क्वेश्चन बनाने चाहिए तो यहाँ क्योंकि लगा दीजिए, या ऐसा है जैसे प्रकाश किसी माध्यम में समरूपीय माध्यम में गति करती है क्योंकि विवर्तन बिना माध्यम परिवर्तन के ही प्रकाश के गमन की दिशा बदल देती है। तो जैसे ही क्योंकि लगाएंगे और क्योंकि लगाने के बाद जब इन्हें पढ़ना शुरू कीजिएगा, दोनों को तो लगेगा दोनों में संबंध है, इसका मतलब दोनों सही भी है, दोनों पहला दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी है, तो पहले का कारण दूसरा
दूसरा है, परंतु अगर पढ़ते हैं क्योंकि लगाते हो लगता है कोई संबंध नहीं है, तो आपको समझ जाना है कि दोनों कथन तो सत्य है, बट दोनों पहला दूसरे का एक्सप्लेनेशन ही, पहला दूसरे की व्याख्या नहीं है। एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 2 का सही एक्सप्लेनेशन है, सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए करेक्ट, कथन 1 सही, कथन 2 सही, और कथन 1 कथन 2 का सही व्याख्या नहीं है, दोनों सही था, तो ऑप्शन बी सही। कथन 1 सही, कथन 2 गलत है, तो ऑप्शन सी सही। कथन 1 गलत, कथन 2 सही है, तो ऑप्शन डी सही। ये ऑप्शन वाले क्वेश्चंस बनाने के तरीके मैं आपको बहुत अच्छा सिखा दूंगा। बस यही ध्यान रखना है कि कथन 1 पढ़ा जाता है, कथन 2 पढ़ा जाता है, और दोनों में क्योंकि लगा देते हैं। पहले कथन 1 पढ़ते हैं, अगर सही है तब कथन 2 पढ़ते हैं, और कथन 2 भी सही है तब बीच में क्योंकि लगा के एक बार पढ़ते हैं। क्योंकि लगाते ही लगे कि संबंध है तो ऑप्शन बी करेक्ट, लगे कि संबंध नहीं है तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके क्या? तो चलिए यहाँ पर फिर से हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रकाश किसी समरूपीय माध्यम में सीधी रेखा में गति करती है क्योंकि सदी सीधी रेखा में गति करती है, सही है। तब दूसरा पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि लगा करके। प्रकाश किसी माध्यम में सीधी रेखा में गति करती है क्योंकि विवर्तन में बिना माध्यम परिवर्तन के ही प्रकाश, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही। दोनों एक्सप्लेनेशन, दोनों कथन सही है, बट दोनों में कोई संबंध नहीं है। यहाँ माध्यम के साथ बता रहे हैं या बिना माध्यम के बता रहे हैं, कोई संबंध नहीं, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी नंबर। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। मनुष्य के आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, तो देखिए वास्तविक उल्टा, तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा है, यानी कि 16 का बी और डी इज करेक्ट आंसर है। और आगे देखते हैं, लाइट के क्वेश्चंस नहीं है, लाइट के क्वेश्चंस नहीं है, और आगे बढ़ा जाए। अब चलते हैं, यहाँ एक डायग्राम दिया है, ऊपर है हवा, नीचे है कांच। प्रकाश हवा से कांच में जा रही है, आपतन कोण आई है, अपवर्तन कोण आर है, और यहाँ यह दिखाया गया है कि आपतन कोण बड़ी है और अपवर्तन कोण क्या है? छोटी है। चलते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। यदि आपतन कोण आई डैश, यानी कि नया आपतन कोण बनाती है जो आई से बड़ी है, तो फिर से सुनिए ना, यहाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पे हम देखते हैं जरा सा, देखिए क्वेश्चन बोला है कि ये हमारा डायग्राम था, ठीक है, दिस इज ऐसे, और प्रकाश को जाना था ऐसे, मुड़ गई ऐसे, तो दिस इज अपवर्तन कोण एंड दिस इज आपतन कोण। यहाँ देखिए, दिस इज आपतन कोण, दिस इज अपवर्तन कोण। दिया हुआ है कि अपवर्तन कोण आपतन कोण से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कहता है 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि आपतन कोण आई डैश बड़ी हो जाए, इसे आई डैश एक नया आपतन कोण लेते हैं, आई डैश जो आई से बड़ी है, इसका मतलब अपवर्तन कोण जो होता है वो अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? तो अपवर्तन कोण मान लेते हैं कि आपको पता है कि देखिए अपवर्तन कोण आई से छोटा है, तो उसी तरह से अपवर्तन कोण भी किससे छोटा हो जाएगा? आई डैश से छोटा हो जाएगा। यहाँ देखिए आर जो है आई से छोटा है, अगर आई डैश जो है आई से बड़ी है तो फिर भी आर हो जाएगा आई डैश से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। ये रूल ये समझा रहा है कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो आपतन कोण बड़ी होती है, अपवर्तन कोण छोटी होती है। तो अगर आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण बढ़ेगा, ये बात सच है, परंतु अपवर्तन कोण हमेशा आपतन कोण से छोटा ही होगा। फिर से आपतन कोण बढ़ेगा, अपवर्तन कोण आपतन कोण से अवश्य छोटा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि आई डैश आई से बड़ी है, मतलब आपतन कोण अब आई डैश है, तो अपवर्तन कोण जो होगा, जो भी हो, वह आई डैश से छोटा होना चाहिए। यदि आपतन कोण आई 2i हो जाए, यानी कि आपतन कोण का मान हम बढ़ा करके 2i करते हैं, तो अपवर्तन कोण जो भी होगा, बट इतना तो कंफर्म है कि 2i से छोटा होना चाहिए, क्योंकि सघन माध्यम में जाते हैं तो आपतन कोण बड़ा और अपवर्तन कोण छोटा, तो आंसर इज लेस देन 2i। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यहाँ बी करेक्ट है, यहाँ सी करेक्ट है। अब चलते हैं 25, किस आपतन कोण के लिए पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होगा? तो देखिए जनता, यहाँ हवा और कांच के लिए जो हमारे पास क्रिटिकल एंगल होता है वो कितना होता है? तो कांच के लिए क्रिटिकल एंगल होता है 48 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इसी तरह से ये तीनों क्वेश्चन बन जाएंगे। 6 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स के, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, और यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। बस ये ध्यान रखना है कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो आपतन कोण का मान ज्यादा होता है और अपवर्तन कोण का मान कम होता है। चलते हैं जरा सा हम लघु तरीय प्रश्न की तरफ, और लघु तरीय प्रश्न में हमारे पास है कि आपतन कोण की गणना करें जब प्रकाश किसी कांच के प्लेट पर ध्रुवन कोण पर आपतित होती है, ध्रुवन कोण पर, यानी कि पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लघु तरीय का, चलिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन को देख रहे हैं। कहता है कि आपको हमने ध्रुवन पढ़ाया था, तो ए होता था माध्यम 2 और ए होता है ऊपर है माध्यम 1। दिस इज माध्यम 1, दिस इज माध्यम 2। प्रकाश ऐसे जाती है, कुछ भाग परावर्तित होती है और कुछ भाग अपवर्तित होती है, ठीक है। तो ये है परावर्तित किरण, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, ये है अपवर्तित किरण, ठीक है। दिस इज अपवर्तित किरण। ये जनता अपवर्तित किरण है, ये आपकी परावर्तित किरण है, दिस इज परावर्तित किरण एंड दिस इज आपतित किरण, ठीक है। तो आपतित किरण मालूम, बहुत ज्यादा आपतित किरण
परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण। इसको बोलते थे ध्रुवन कोण आईपी। और जब ध्रुवन कोण के समय अपवर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण कितना डिग्री होता था? 90 डिग्री होता था। यह कोण है अपवर्तन कोण आर, और ए वाला चूंकि आपतन कोण जितना होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है, ये ध्यान रखना होता है। यही फिगर होता है ध्रुवन कोण, ब्रेविस्टर एंगल की बात करते हैं यहाँ पर। तो दिस इज आईपी, दिस इज आईपी, जितना आपतन कोण उतना परावर्तन कोण। और ध्रुवन के केस में क्या होता है? तो ध्रुवन के केस में आपको पता है कि जो अपवर्तित किरण है और परावर्तित किरण है दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण होता है, और जो परावर्तित किरण 100% पोलराइज होता है, 100% ध्रुवित हो जाता है। अब देखिए तो एक सीधी रेखा बन रहा है क्या, और एक सीधी रेखा पर कुल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो आईपी प्लस 90 प्लस आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ से आईपी प्लस आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 तो 90 डिग्री। अगर हमको आर निकालना है, इसने बोला है कि आर का वैल्यू निकालिए, तो आर का वैल्यू निकालना है तो लिख सकते हैं आर इज इक्वल्स टू कितना? 90 माइनस आईपी। और यदि हमको ध्रुवन कोण निकालने आ गया तो मेरा काम हो सकता है। चलिए जनता, अब हम जानते हैं ब्रेविस्टर का नियम से। ब्रेविस्टर लॉ हमने आपको पढ़ा रखा है। ब्रेविस्टर का नियम कहता था tan IP इज इक्वल्स टू म्यू। tan IP इज इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू। तो यहाँ लिखेंगे tan IP। अब पढ़िए, प्रकाश की हवा से कहाँ जा रही है? कांच में, और कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 3/2। दिस इज 3/2 ना, तो यहाँ रख देंगे म्यू की जगह 3/2। और यहाँ से अगर IP निकालिएगा जनता तो हो जाएगा tan इनवर्स कितना? tan इनवर्स 3/2। तो क्या हमको ध्रुवन कोण मालूम हो गया क्या? और जैसे ही ध्रुवन कोण मालूम हो जाएगा इसको यहाँ रख देंगे, तो R का वैल्यू आज से निकल गया 90 माइनस tan इनवर्स 3/2 इज द करेक्ट आंसर। यही क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा आपका अपवर्तन कोण। तो एक बार फिर से मैच कर लीजिए। यह है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ध्रुवन के कंडीशन में दिस इज आपतन कोण, दिस इज परावर्तन कोण, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, और परावर्तित किरण 100% ध्रुवित हो जाती है। तो एक सीधी रेखा पर कुल 180 डिग्री, तीनों को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद आपको मिल जाएगा आर बराबर 90 माइनस आईपी। अगर हमको कहीं से आईपी निकालने आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। ब्रेविस्टर का नियम क्या कहता है? tan IP इज इक्वल्स टू म्यू। यहाँ से आईपी निकालेंगे तो tan इनवर्स 3/2 यहाँ पे रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए ए वाला क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं और कौन लाइट के क्वेश्चंस हैं। तो लाइट के क्वेश्चंस आगे नहीं है, यहाँ देखते हैं। पूछा है गेट को पहचानिए, तो सबको देखते ही पता चल गया होगा, नॉट गेट है, आसान गेट है। और इसका ट्रुथ टेबल भी लिख दीजिएगा, y इज इक्वल्स टू a डैश या समथिंग जो a बार बनाते हैं। और सत्यता सारणी भी लिख दीजिएगा, एक इनपुट है तो कैसे बनाते हैं, सारी चीजें सबको आती है, बताने की जरूरत नहीं है। और आगे चलते हैं, तो ये सब लाइट के क्वेश्चंस नहीं है, नहीं है, नहीं। अब चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 मार्क्स के, ये सब लाइट के क्वेश्चंस नहीं है। वान डी ग्राफ जनरेटर जो कि आपको हम संधारित्र में तुरंत पढ़ाएंगे। आगे चलते हैं, ये सब लाइट के क्वेश्चंस नहीं। भंवर धाराएं, चुंबकत्व तो पढ़ रहे हैं, वहां पढ़ेंगे। चलिए जनता, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ है हाइगन्स के तरंग सिद्धांत। तो ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, इसको आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो हाइगन्स के तरंग सिद्धांत को समझाएं, उसके आधार पर परावर्तन और अपवर्तन के नियम को सत्यापित करें। तो आपको 2 पेज लगेंगे, और यहाँ से हमने हाइगन्स क्या, द्वितीय तरंग इकाई, सारी चीजें समझा रखी है। नोट्स में भी है, क्लास नोट्स के साथ साथ टेस्ट में भी आपने ये क्वेश्चन लिख रखा है। अब चलते हैं आगे, एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल का आंसर एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन बैंक में गलत दिया हुआ है, बट इसका एक्सप्लेनेशन वेरी सिंपल है, बस फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं जरा सा कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं। देखिए, आपको हमने सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ा रखा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अथवा वाले क्वेश्चन, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव मतलब अभिदृश्य का, आईपीस मतलब नेत्रिका का 2 सेंटीमीटर इतना लगा है, दोनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। अभिदृश्य के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बनने वाला अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बने और साथ ही साथ अनंत दूरी पर बने, यानी दोनों अवस्थाओं में आवर्धन क्षमता की भी गणना करनी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाते समय आपको क्या पूछा गया है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बननी चाहिए। अच्छा, तो देखिए ए वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा इसलिए इसमें कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में है कि पूछा है आवर्धन क्षमता। तो डायरेक्ट हम बात करते हैं अथवा वाले क्वेश्चन की आवर्धन क्षमता की। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र हमने बता रखा था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, m इज इक्वल्स टू, एक था v ऐसे करके v/u इंटू 1 प्लस d/f, ऐसे होता था, एक ये फॉर्मूला था। और उसी तरह से हम डायरेक्ट बात करते हैं, ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं v0/u0 करके। इसके बाद इसमें चूंकि लंबाई दे रखा है, देखिए लेंथ दे रखा है, दोनों जो हमारे पास लेंथ है उनके बीच का 15 सेंटीमीटर नली की लंबाई दे रखा है। f0 दे रखा है, fe दे रखा है, दैट इज इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 6.25 सेंटीमीटर।
अच्छा, अब आपसे बोला है कि बताइए वस्तु को अभिदृश्यक के सामने कहाँ रखा जाए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बनने वाला अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बनी और अनंत पर बने। तो देखिए कंडीशन, एम का फॉर्मूला क्या होता है? एम का फॉर्मूला हो जाता है, चलिए एम का फॉर्मूला एक ए भी हमने पढ़ा है, एम इक्वल्स टू एल बाई एफ नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ। अब देखिए जनता, इस क्वेश्चन में एल दे रखा है, बट अब कंडीशन क्या है? जब अंतिम प्रतिबिंब, एक फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बनती है तब। और जब अंतिम प्रतिबिंब एम इक्वल्स टू एल बाई एफ नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई में यदि पूछ दे कि नहीं सर अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनना चाहिए, तो ये फॉर्मूला न लगा करके फॉर्मूला लगाया जाता है एल बाई एफ नॉट इंटू डी बाई एफ ई। बाकी सारी चीज़ें दे रखी है, एल दे रखा है, यहाँ देख लीजिए एल दे रखा है, एफ नॉट दे रखा है, एफ ई दे रखा है, यहाँ पर डी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर डालिएगा और आपका आंसर दोनों केसेस में चलाएगा। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था और थोड़ा सा इसको मिसगाइड कर दिया गया है, बट फिर भी इस क्वेश्चन को हम क्योंकि थोड़ी सी टाइम की इश्यू है, 16 मिनट होते होते वीडियो कट जाएगी, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि नेक्स्ट में इसके एक्सप्लेनेशन को फिर से लेकर के आएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। न्यूमेरिकल मैं फिर से करवा दूंगा, अच्छे से करवा दूंगा, बस इस फॉर्मूले पे बनेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय बाय।